हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मोल कंसेप्ट स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री शब्द का मतलब क्या है और इसका किस तरीके से यूज है मोल कंसेप्ट में, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो बड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन हम अपनी चीजों को बहुत सिंपल वे में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, N2 plus H2 gives NH3। मतलब समझिएगा, केमिकल रिएक्शन है, जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारा रिएक्टेंट। दो है तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक बात। जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, एक या एक से ज्यादा हो, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया यानी कि NH3 गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक बात है। अब यार अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन बैलेंस का मतलब क्या बेटा? बैलेंस का मतलब यह है कि यहां दो नाइट्रोजन है और यहां पर एक है, तो इसका मतलब यह संभव नहीं। तो अब अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो आपको याद रखना है, यहां पे मैं 1 लिखता हूं, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। यहां पर मैं 3 लिखता हूं और यहां पर मैं 2 लिखता हूं। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, यानी N2 plus 3H2 gives 2 times of अमोनिया। क्लियर? अब सबसे पहले जो शब्द है स्टाइकियोमेट्री, क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां बार बार हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, SC से डिनोट करेंगे और उसको बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, जैसा यहां पे लिखा हुआ है स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो अगर बहुत सिंपल सी बात करें और कोई पूछे कि यार स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अगर उसकी बैलेंसिंग हो गई है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाहर लिखा हुआ नंबर क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड के पहले जो नंबर लिखा है और प्रोडक्ट साइड के पहले जो नंबर लिखे हैं उन नंबर्स को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है बात? अब यार अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे समझिएगा, N2 के लिए 1 है, बोलो बेटा। हाइड्रोजन के लिए 3 है और अमोनिया के लिए 2। क्लियर? अब पहले इसका मतलब समझिएगा और फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी। 1, 3 और 2 इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी हम मोल कंसेप्ट इसमें कैसे मोल के टर्म में लाएंगे। तो कहा यह गया कि अगर मैं यहां बोलता हूं 1 मोल N2, 1 मोल N2 रिएक्ट किया, बोले ठीक बात। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता है कि कितने मोल रिएक्ट किया और कितने मोल बना। फिर से समझिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये बताता है कि कितने मोल रिएक्ट किया और कितने मोल बना। तो मैं बोल रहा हूं 1 मोल N2 रिएक्ट किया,
तो आप बोलेंगे अगर 1 मोल N2 रिएक्ट किया तो यहां 3 लिखा है, इसका मतलब हम यहां बोलेंगे 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा। बोलो बेटा, क्लियर है? अब अगर ये रिएक्ट किया तो ये बना है, कितना स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो मैं यहां बोलूंगा 2 मोल NH3 फॉर्म, यानी कि 2 मोल NH3 यहां पर बना। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख दूं तो रिएक्टेंट के बाहर लिखा नंबर और प्रोडक्ट के बाहर लिखा नंबर हमें मोल का रेशियो बताता है कि किस अनुपात में वो चीजें रिएक्ट की और उसी के रिस्पेक्ट में किस अनुपात में वो बनी। जैसे N2 + 3H2 gives 2 times अमोनिया, ये बताता है कि 1 मोल N2 रिएक्ट करता है तो 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारी बातें तो बकवास हम लोग करते रहेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज क्या है? तो पहला यूज हमारा ये हो गया कि हम यहां पर अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है तो हम बाय मोल, क्या बाय मोल, मोल के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, यानी हम बोलेंगे बाय मोल, बाय मोल, यानी कि मोल के रिस्पेक्ट में हम यहां पर चीजों को देख सकते हैं, यानी हम बोलेंगे बाय मोल जो है वो यहां पर अप्लीकेबल है। ऐसे बोल दो कि बाय मोल बोलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली कहानी, अगर हम चाहें तो हम इसे वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म में हम कैसे बोलेंगे? वॉल्यूम के टर्म में मैं बोलूंगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की है, मैं कहूंगा 1 ml नाइट्रोजन, 1 ml नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 ml हाइड्रोजन के साथ और 2 ml अमोनिया फॉर्म करता है। बोलो भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 ml बोलो या आपका मन करे तो आप यहां पर लीटर में भी बोल सकते हो, यानी आप बोलोगे 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो उसके अनुपात में 3 आया, यानी 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो बना क्या? 2 लीटर अमोनिया फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हम यहां पर बाय वॉल्यूम भी अप्लीकेबल है, चाहे तो आप ml में लगाइए चाहे आप लीटर के रिस्पेक्ट में लगाइए, आप इस रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है बात? अगली बात, आप मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं N2 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं यहां बोल सकता हूं 1 मॉलिक्यूल N2 रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ, ये भी रिएक्ट किया और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया फॉर्म हुआ, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया फॉर्म हुआ। यानी हम इसके बारे में भी बातचीत यहां पर कर सकते हैं कि बाय मॉलिक्यूल भी आप चीजों को लिख सकते हैं, यानी मैं बोलूंगा यहां पर बाय मॉलिक्यूल अप्लीकेशन। ठीक बात, पूछा जाता है पेपर में सवाल, ध्यान रखिएगा, तीनों चीजों पे काम कर रहा है। चौथा है बाय वेट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम नहीं करता, मैं अलग से लिख दे रहा हूं यहां पे, बाय वेट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत देखो। बाय वेट आपको देखने की जरूरत
नहीं। रीजन ये है कि अगर बाय वेट आप देखेंगे तो कहा जाता है N2 का 1 मोल है, इसका मतलब बेटा 1 मोल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर यानी 28 ग्राम। तो जरा देखना, मैं यहां बोलूंगा 28 ग्राम N2 रिएक्ट किया, ठीक बात। 1 मोल का वेट हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, 3 मोल है यानी 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। अमोनिया का 1 मोल का वेट होता है 17 ग्राम, यानी कि 17 मॉलिक्यूलर वेट है। 2 मोल बना है यानी कि 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, आपको दोस्त ये लाइन देखनी आनी चाहिए, ये जो लास्ट वाली लिखी, इसी से पेपर का सारा सवाल निकल जाए। क्या ये रेशियो है 1:3, मोल के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1:3 लग रहा है, ml के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1:3 लग रहा है, लीटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1:3 लग रहा है, यानी बाय मोल भी एप्लीकेबल है, बाय वॉल्यूम भी एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करें तो भी 1:3 लग रहा है, यानी बाय मॉलिक्यूल भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो 28 और 6 इनका रेशियो 1:3 नहीं होता है, साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बाय वेट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत देखो, सवालों के लिए आपको ये बात याद रखनी। क्लियर बात? अब यार आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इससे क्या जान जाएंगे, तो बेटा आप इससे ये जान पाओगे कि अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी है तो हम उस केमिकल रिएक्शन में हर बार, फिर से याद रखिए, केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे और बैलेंस फॉर्म में लिखने के बाद हमेशा उस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे बाय मोल से या बाय वॉल्यूम से या बाय मॉलिक्यूल से। इन तीनों में से किसी चीज को भी आप यहां पर ले सकते हैं। आने वाले आगे के जो पार्ट है उसमें हम लोग सवालों में इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। यही आज की थ्योरी है, यहां पे आपकी थ्योरी समाप्त है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें। अब थोड़ी देर के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46 को जरा देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको सवाल नजर आ रहा है दोस्त, तो सवाल क्या है जरा देखिएगा। इन अ गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप AA, BB, CC प्लस DD विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब सबसे पहले बेटा बताइए इस सवाल में क्या स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d हमारे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं? बिल्कुल सही बात है, अब उनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किन 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 चीज़ों पे चलते हैं? पहला वॉल्यूम के लिए चलेगा, दूसरा मोल के लिए चलेगा, तीसरा मॉलिक्यूल के लिए चलेगा, चौथा वेट के लिए नहीं चलेगा, है ना। एलन की बुकलेट का सवाल है बेटा, जिनके पास बुकलेट होगी उनको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो A लीटर ऑफ A कंबाइंड विद B लीटर ऑफ B, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चलेगा। A मोल ऑफ A कंबाइंड विद B मोल ऑफ B गिव CND, चलेगा मोल के रिस्पेक्ट में। A ग्राम ऑफ A कंबाइंड विद B ग्राम ऑफ B, गलत हो गया दोस्त, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में आप ग्राम के रिस्पेक्ट में यानी वेट के रिस्पेक्ट में कभी भी कोरिलेट नहीं कर सकते। यही हमारा गलत ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर 4, अ मॉलिक्यूल ऑफ A कंबाइन विद B मॉलिक्यूल ऑफ B टू गिव C एंड D, आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी चलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड पार्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी एलन की बुकलेट है बेटा, और ये बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि आपके पास एलन का ये मॉड्यूल नंबर 1 होना चाहिए, और एलन केमिस्ट्री के मॉड्यूल नंबर 1 में जिनके पास बुकलेट होगी वो बच्चे देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अरेंज कर सकते हैं, कहीं से भी मिल जाती हैं किताबें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो आप बुकलेट ले लीजिए और आपसे एक एक सवाल यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो हम लोगों ने अभी पीछे किया था जैसे ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 बेटा हमें दिया हुआ है, पहले समझिएगा। इन अ गिवन रिएक्शन 9 ग्राम एल्यूमिनियम
रिएक्ट विद, और इक्वेशन लिखी है कि 9 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। समस्या केवल एक है, हमको क्या दिया गया है, वेट, पहली चीज। और आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस। साइड में मैं लिख रहा हूं और ये आपके दिमाग में चलना चाहिए दोस्त, केमिकल रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस है। बैलेंस देखने का बहुत सीधा सा तरीका है, जितने एटम इधर है उतने ही एटम उसी रेशियो में उधर होने चाहिए। एल्यूमिनियम के 2 हैं, हाँ है। ऑक्सीजन के 3/2 × 2 यानी 3 ऑक्सीजन एटम है। रिएक्शन बैलेंस है, क्लियर। अगली कहानी, और ये आपका कंसेप्ट है दोस्त, क्या आपको दिया है वेट, बाय वेट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम नहीं करता। सबसे पहले ये पता लगाइए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या 2 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 3/2 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहां कुछ नहीं लिखा है इसलिए 1 हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों जो हैं वो हमारे क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है बात? एक सवाल अच्छे से कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने चेक कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सवाल आप बाय मोल करेंगे, मोल का रेशियो लेके चलेंगे, या बाय वॉल्यूम करेंगे, या बाय मॉलिक्यूल करेंगे। तो जैसा यहां वेट दिया है और वेट पूछा है, इसका मतलब हमें सवाल को बाय मोल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप बोलेंगे बाय मोल SC अप्लाइड। SC मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अप्लाई तभी होगा जब हम क्या लेकर चलेंगे, बाय मोल लेकर चलेंगे। ठीक बात। अब बाय मोल लेकर जाना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये हर बच्चे को तुरंत देखकर पढ़ना आना चाहिए। ठीक बात। इधर जो लिखा है वो रिएक्ट करते हैं, इधर जो लिखा है वो बनता है। तो जरा सुनिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये बताता है कि किस रिस्पेक्ट में रिएक्ट हुआ और किस रिस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्ट बना। आते हैं, अगर यहां 2 लिखा है तो क्या मैं इसको वर्बली अगर बोलना चाहूं या जिसे मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मोल के रिस्पेक्ट में 2 मोल Al रिएक्ट। ठीक बात, 2 मोल Al रिएक्ट करता है। किसके साथ करता है, तो लिखूंगा विद। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3/2, तो लिखूंगा 3/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट। बोलो भैया, इसे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। 2 मोल एल्युमिनियम 3/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करता है, या उल्टी बात कर लो, 3/2 मोल ऑफ O2 2 मोल एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। ये चीज आप रिएक्शन देखकर बता सकते हैं। अगली चीज जिसकी आज जरूरत अभी नहीं है, क्या 1 मोल Al2O3 फॉर्म, 1 मोल Al2O3 बनता है, देखकर पता चल रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चैप्टर आगे बढ़ गया, हम रिएक्शन नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज मैं यहां आपको एक एक चीज इसीलिए अंडरलाइन करा देता हूं, क्या ये हर केमिकल रिएक्शन में SC देखकर यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर सोचो। यानी ये चीज आपको सोच लेनी है, बिना इसके सवाल हिलने वाला नहीं। अब सवाल पे आ जाते हैं, क्या लिखा है। अब अपने को ये पता है कि ये हिसाब किताब इनका होता है। ठीक बात। अब सवाल में लिखा है 9 ग्राम एल्यूमिनियम। आ जाओ भैया, एल्यूमिनियम के मोल बताना जरा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम है यानी एटॉमिक वेट 27 होता है, यानी 1/3। एल्युमिनियम के मोल कितने हुए, 1/3। समझिएगा। अब एक बात बताओ, ये तो जनरल बात बोली गई कि ऐसा होता है,
लेकिन असलियत में हमें जो दिया जाएगा हम उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सवाल में हमें एल्युमिनियम के कितने मोल दिए हैं? 1/3 मोल। तो हमसे पूछा है अगर एल्युमिनियम 1/3 मोल रिएक्ट करे तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे, पहले ये निकाल ले। तो आते हैं, आप क्या बोल रहे थे? अब बेटा मैंने बाकी चीजों को यहां हटा दिया है जिससे कि चीजें आप आसानी से समझ पाए। तो सबसे पहली चीज अभी तक हमें इतना समझ में आ गया है कि हमें अपने सवाल के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे बाय मोल देखना है। बाय मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, यही हमारा कंसेप्ट अभी तक। ठीक है, अब यार जो चीज हमें दी गई है उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे। ठीक, सबसे पहले 9 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए 9 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है तो एल्यूमिनियम के जो मोल होंगे वो क्या होंगे? वेट ऑफ एल्यूमिनियम यानी 9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम यानी 27। तो आपके पास जो मोल आए वो कितने आए? 1/3 यानी 1/3 मोल एल्यूमिनियम हमें दिया गया। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसा पीछे बताए थे वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 2 मोल एल्यूमिनियम, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल O2। 2 मोल एल्यूमिनियम 3/2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है। जो मैंने आपको बोला है कि आपको सोच लेना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखते। ठीक बात। अब सवाल है 1/3, यूनिटरी मेथड की तरफ चलेंगे तो लिखेंगे 1 मोल एल्यूमिनियम, पहले तो 1 में ले आए, रिएक्ट विद, तो 1 अगर लिखा है तो 3/2 और जो ये 2 है ये डिवाइड हो जाएगा यानी बाई 2 मोल O2। जो थोड़े समझदार हैं वो अब जान जाएंगे कि सर ये 3/4 मोल लिख दो, बवाल खत्म करो। अगली बात, कितना एल्युमिनियम है? 1/3 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/4। अब जो भी कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करना। 3 से 3 कट गया, 1/4 मोल O2 रिएक्ट किया, ये आया। लेकिन हमसे पूछा गया है दोस्त वेट ऑफ O2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। 32 होता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 32, यहां से आएगा 8 ग्राम O2। तो जो आपका आंसर है वो क्या होगा? सेकेंड पार्ट। तो बेटा आपको याद रखना है कि इस एलन की बुकलेट में कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हम ये सारे सवाल आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो आप इन सवालों को अच्छे से लगाते रहिए और अभी मैं इसी के आगे आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। अब हमारा अगला पार्ट जो है वो जाएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमें चीजें कम दी हैं यानी लिमिटिंग रिएजेंट एक टर्म आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इसे आप पूरी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रयोग किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मोल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, चाहे लीटर हो या ml हो, और तीसरा बाय मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं लेकिन बाय वेट नहीं कर सकते। मतलब हम कभी नहीं बोलेंगे 2 ग्राम एल्युमिनियम 3/2 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करता है, ये गलत कंसेप्ट है। हम लोगों ने इस पर सवाल अभी पीछे लगा रखा है। इतनी बात बेटा आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन करिए तो आगे चलते हैं। चलते बेटा अगले कंसेप्ट की तरफ। कहा यह गया, एक टर्म है और बोला गया कि इफ इन अ केमिकल रिएक्शन
2 or more reactants present। ये एनएन की बुकलेट में लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या बोला, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट। ठीक बात। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो वहां हम लोगों ने रिएजेंट के बारे में पढ़ा है, तो यहां आप रिएक्टेंट बोल दो या रिएजेंट बोल दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक टर्म आया लिमिटिंग रिएजेंट, इंपॉर्टेंट टर्म। क्या शब्द है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, मैं बुकलेट से पढ़ के बता दे रहा हूं। इन्होंने बोला द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या? ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरीके से खत्म हो जाए, यानी पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाए, उसे हम क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में? अब अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं बुकलेट के हिसाब से टोटली कंज्यूम, छोटी सी बात दिमाग में रखने वाली, पूरी तरीके से खत्म। और ज्यादा अच्छे से बोले तो बोलेंगे दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम पड़ जाए। क्या मतलब है भैया? लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन करते समय कम पड़ जाए या पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसे क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना। फालतू की बात नहीं करें, डायरेक्ट बात करें। क्या? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढा जाए, बात समझ में। और लिमिटिंग रिएजेंट बिना ढूंढे आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कहा यह जाता है कि यार अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, बात सुनना जरा बड़े गौर से, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उस रिएक्शन में पर्याप्त मात्रा में दोनों चीजों का या तीनों चीजों का होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें कहता हूं कि 1 किलो बेसन में, क्या 1 किलो बेसन में, बेसन पाउडर जो है उसमें 250 ग्राम शक्कर मिलाकर बेसन का लड्डू तैयार होता है। एक अप्रोप्रिएट बेसन का लड्डू जो अच्छा होता है, खाने में ठीक लगेगा। 1 किलो बेसन में 250 ग्राम शक्कर मिला के बेसन का लड्डू तैयार होता है। तो जाहिर सी बात है वेट जो होता है वो कंजर्व होता है। तो 1 किलो बेसन लिया, 250 ग्राम शक्कर ली तो 1250 ग्राम बन जाएगा। मोल की बात यहां नहीं कर रहे। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम्हारे पास 1 किलो बेसन है और 100 किलो शक्कर है, कितनी है? 100 किलो शक्कर, तो बेसन का लड्डू बनाना है। तो भाई साहब बेसन का लड्डू बनाने की आइडियल इक्वेशन ये है कि 1 किलो बेसन में 250 ग्राम शक्कर ही पड़ेगी। ज्यादा पड़ गई तो लड्डू बेकार हो जाएगा तुम्हारा, फिर वो शक्कर का लड्डू होगा, वो बेसन का नहीं होगा। तो तुम कहोगे कि सर आपने 100 किलो शक्कर दी है, यानी शक्कर ज्यादा है और बेसन कम है, मतलब बेसन कम पड़ गया, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम पड़ जाए, मतलब बेसन क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। शक्कर क्या हुई? एक्सेस रिएजेंट। लेकिन लड्डू जब बनाएंगे तो बेसन 1 किलो लेंगे और 100 किलो शक्कर हो चाहे 1000 किलो हो, शक्कर तो 250 ग्राम ही लगे, यानी बाकी बच जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये सुनने समझने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि ठीक है यार बेसन का लड्डू है और 1 किलो शक्कर, वो 1 किलो बेसन में 250 ग्राम आप शक्कर लेंगे, आप चाहे 100 किलो दिया हो चाहे 10 किलो दिया हो, ठीक है। आपके मन में आएगा ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सवाल कैसे होगा? इंपॉर्टेंट बात दोस्त यही है, आपको सवाल देखना है, तरीका समझिएगा और जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा
वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरीके है, जैसा मैंने आपको हर क्लास में बताया है। एग्जैक्टली आप उसे अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, मतलब आपका सवाल अच्छा निकलेगा। पहली चीज सवाल करते समय लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ो। अब ढूंढना उड़ना नहीं है, तुम अब पकड़ लो सीधे। सवाल करते समय लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ लो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन? क्वेश्चन को या क्वेश्चन में अब लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में अब लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, यानी हम डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ आ रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक बात। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैसे पता चलेगा? पहली चीज जो हर बार मैंने बोली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब ये 100% आप एश्योर कर लीजिए कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है भैया, पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट अगर पकड़ना है तो x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकलती है समझिएगा। सवाल में, क्वेश्चन में जो दिया गया या तो मोल दिया होगा या वॉल्यूम दिया होगा या मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। ठीक बात। मोल दिए होंगे, वॉल्यूम दिया होगा या मॉलिक्यूल दिए, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उन रिएक्टेंट्स के लिए आप x का वैल्यू निकालो, जो मोल दिया है उसी के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। ये कर लो। अगला, x कम, यानी x जितना कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। x जितना कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यार x जितना कम लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, N2 plus 3H2 gives 2 times of अमोनिया। ये हमारी केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए हमें सवाल में दिया है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कंसीडर करता हूं। मैं बोलता हूं N2 के 2 मोल हैं और हाइड्रोजन के 9 मोल हैं। ठीक बात। और आपसे कहता हूं कि बेटा इस सवाल में अभी कुछ मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सवाल करते समय लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ना है। तो अगर नहीं भी पूछा गया है तो भी पकड़ना है, यहां तो पूछ लिया गया। क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब x की वैल्यू कम, और x निकालने का तरीका दिया गया मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा, N2 के लिए x का वैल्यू क्या होगा। मोल दिए हैं 2 डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1। H2 के लिए x का वैल्यू कितना होगा,
ये N2 के लिए है और ये H2 के लिए, 3 का कोई मतलब नहीं। H2 के मोल है 9 और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा। तो x का वैल्यू कम कहां आया, आपको दिखना चाहिए N2 के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, N2 होगा। यानी हम सवाल N2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हम सवाल को N2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आगे सवालों के माध्यम से सीखेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो केस है उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे सवालों की बात करें। चलते बेटा, सवाल है हमारे पास 40 ml N2 गैस एंड 90 ml हाइड्रोजन गैस वेयर मिक्स्ड इनिशियली, यानी शुरुआत में हमने इसको मिलाया, देन फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या होगा अगर हमने 40 ml नाइट्रोजन और 90 ml हाइड्रोजन गैस को मिलाया। ठीक बात। इस सवाल को मैं आपको 2 मेथड से करना सिखाऊंगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड पकड़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेथड 1। ठीक, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमें ये इक्वेशन देखकर एक बात तो समझ में आती है, और वो बात क्या समझ में आती है जरा इसको देखिएगा। हम इसे बायमोल भी बोल सकते हैं, यहां अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैं इसे 1 मान लूंगा। मैं इसे बाय वॉल्यूम भी बोल सकता हूं और मैं इसे बाय मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम दिया है तो हम बाय वॉल्यूम ही बोलेंगे। बोले ठीक बात, क्या हम ये बोलेंगे कि 1 ml नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 ml हाइड्रोजन के साथ, रिएक्ट करता है और 2 ml अमोनिया फॉर्म करता है। अभी पीछे बताया है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, सीधी सी बात। 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ml अमोनिया बना देगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो खत्म हो जाता है यानी 0 हो जाता है। ठीक बात। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने पहले तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने चलता हूं तो जरा मुझे देखकर बताइएगा N2 के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू, x सबसे कम चाहिए, x का वैल्यू क्या था, बाय वॉल्यूम ले लो, बाय मोल ले लो, बाय मॉलिक्यूल ले लो, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आइए, केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, N2 है 40 ml, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, x का वैल्यू आया 40। हाइड्रोजन x, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 90, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, कैंसिल आउट किया तो आया 30, यानी हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग। अब सुनिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है सवाल उसी से सॉल्व करना होता है। मतलब समझिएगा कंसेप्ट आपको क्या सिखाना चाहता है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो बचने वाला नहीं। ठीक बात। अब जरा बताइएगा, क्या हम इस सवाल को अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे? तो क्या करेंगे जरा समझिएगा। मैं बोलूंगा 3 ml हाइड्रोजन 1 ml नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है,
क्लियर है बात? तो देखिएगा 1 ml हाइड्रोजन इधर आते हैं 1/3 ml नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, खत्म होना है 90 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1/3 गुणे 90 यानी 30 ml नाइट्रोजन के साथ। ठीक, सवाल कहां पहुंच गया? 90 ml हाइड्रोजन 30 ml नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इधर आ गया। ठीक, 3 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 ml अमोनिया बनाएगा। कंसेप्चुअल चल रहा है। 1 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2/3 डिवाइड हो जाएगा, ml अमोनिया फॉर्म करेगा। 90 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2/3 गुणे 90 यानी 3 दूनी 3 तिहाई 9 यानी 60 ml अमोनिया फॉर्म करेगा। बोलो बेटा, क्लियर बात? आ जाओ, डायरेक्ट करना आना चाहिए। रिएक्शन का अंत यानी एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, 0 हो जाना है, 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन 40 ml था, 30 ml रिएक्ट कर जाएगा यानी 40 में से 30 चला जाएगा, 10 ml बच जाएगा, ये बचा रहेगा। ठीक बात। अमोनिया 60 ml फॉर्म होगा। सवाल क्या है भाई साहब, पढ़ लीजिए। 40 ml नाइट्रोजन 90 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अगर रिएक्शन करता है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर जब देखेंगे तो क्या उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि वो लिमिट में था, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बचा क्योंकि वो रिएक्टेंट है, प्लस वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। हिंदी अंग्रेजी मिला के देखते हैं। नाइट्रोजन कितना बचा? 10। अमोनिया कितना बना? 60। आंसर 70 ml। ये हमारा आंसर। आप इसे रिवाइंड कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। यहां तक आपको आना चाहिए। ये हमारा पहला मेथड है। अगर हमें सॉल्व करना है कम उसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात। मेथड 2, सेकेंड मेथड। तरीका वही है, क्या? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, ठीक, और लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक बात। अब क्या करना है, इसमें हम लोग लिखते हैं इनिशियली। तो इनिशियली नाइट्रोजन दिया है 40 ml, हाइड्रोजन दिया है 90 ml और शुरुआत में अमोनिया 0 होगा। क्लियर है? एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन का अंत होगा, समझिएगा। अब हम क्योंकि यहां ढूंढ चुके कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन, तो रिएक्शन के अंत में इसको 0 हो जाना है, ये तय बात है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन है, मैंने ये माना कि नाइट्रोजन के x ml यूज, कितने यूज हुए? x। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नाइट्रोजन का 1 ml लगता है तो हाइड्रोजन के 3 लगते हैं। फिर से सुनना, नाइट्रोजन का 1 ml लगता है तो हाइड्रोजन के 3 ml लगते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के x ml अगर लगेंगे तो हाइड्रोजन के 3x ml लगेंगे, यानी 90 माइनस 3x। x के टर्म में लिख रहे हैं। अमोनिया के लिए बहुत बात करते हैं। नाइट्रोजन का 1 ml लगेगा तो अमोनिया 2 ml बनेगा। नाइट्रोजन के x ml लगे हैं तो अमोनिया 2x बनेगा। क्लियर? अब ये इक्वेशन ऐसे लिख लिए। अब हमें पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है
तो कहा गया भैया इसको क्या कर दो 0, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसे 0 करते हैं सॉरी, तो 90 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 90, x बराबर 30। x बराबर 30 आप उठा के यहां रखते हैं, तो जैसे ही x बराबर 30 रखेंगे तो 40 माइनस 30 यानी 10 ml, इसको तो 0 ही किए थे। x बराबर 30 रखेंगे तो 60 ml, तो रिएक्शन के अंत में 10 ml प्लस 60 ml यानी 70 ml आपको वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा। क्लियर बात? सवाल दो तरीके से सॉल्व हो सकता है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप उस मेथड से अपना काम कर सकते हैं, दोनों ही मेरे लिए इक्विवेलेंट है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने किया है। आपके पास जो एलन की बुकलेट है उसमें जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 61 तक कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है और क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।